मैं सत्यवान आर्य, सहाचार्य, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, हम भक्ति काल के निर्गुण धारा के निर्गुण प्रेम मार्गी धारा के कवि जायसी, जो प्रेम की पीर के कवि भी माने जाते हैं, उनकी कविता को पढ़ रहे थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम उनका अगला पद पढ़ेंगे और समझेंगे। आशा आप ध्यान से सुनेंगे। असा परजरा विरह कर गठा, मेघ मास भय धूम जो उठा। दाढ़ा राहु केतु गा दाधा, सूरज जरा चांद जरित आधा। ओ सब नखत तराई जरही, टूठी लूक धरती में परही। जरे सो धरती ठाऊं ठाऊं, दह की पलास जरे तेही दाऊं। बिरह सांस तस निकसे झारा, दही दही पर्वत होई अंगारा। भंवर पतंग जरे ओ नागा, कोयल भुजिल डोमा कागा। वन पंखी सब जीव ले उड़े, जल में गच दुखी होई बूढ़े। महू जरत तह निकसा समुद्र बुझायूं आई। समुद्र पानी जरी खार भा, धुआं रहा जग छाई। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस पद में नागमती की वीराग्नि की भयंकरता का अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन कवि जायसी ने एक पक्षी के माध्यम से किया है। लेकिन व्याख्या समझने से पूर्व आप एक बार कठिन शब्दों की ओर भी ध्यान कर लें। जैसे गठा लकड़ी का ढेर, गट्ठर। सूरज सूर्य, जरी जल गया, नखत नक्षत्र, आकाश, दही दही जल जल कर। तो विद्यार्थियों, जो संदेशवाहक पक्षी था वह नागमती की वीराग्नि की भयंकरता का अतिशोक्ति पूर्ण वर्णन राजा रतन सेन से कर रहा है। पक्षी कह रहा है कि अस परजरा विरह कर गठा, मेघ मास भय धूम जो उठा। दाढ़ा राहु केतु गा दाधा, सूरज जरा चांद जरी आधा। नागमती का सारा शरीर उस विराग्नि में लकड़ी के ढेर के समान प्रज्वलित हो उठा। जिस तरह से लकड़ी के ढेर में आग लगने पर लकड़ी का ढेर बड़ी तेज गति से जलने लगता है, उसी तरह से विरह की अग्नि, वियोग की अग्नि में मानो नागमती का शरीर जलने लगा। और जो वियोग की अग्नि है वह बाहर दिखाई नहीं देती है, वह केवल वियोग या विरह सहने वाले व्यक्ति को ही अनुभव हो सकती है। जलने से उसके शरीर से जो धुआं उठा, उसके लगने से सारे मेघ काले हो गए। उसकी ज्वाला में राहु और केतु दोनों जलकर काले पड़ गए। उसी ज्वाला में जलकर सूर्य तपने लगा और चंद्रमा भी आधा जल गया। यहाँ चंद्रमा में दिखाई पड़ने वाले काले धब्बे की और ही संकेत हैं। वो मानो नागमती के विरह के कारण ही ये चंद्रमा पर धब्बे दिखाई दे रहे हैं। ओ सब नखत तराई जरही, टूठी लूक धरती में परही। जरे सो धरती ठाऊं ठाऊं, दह की पलास जरे तेही दाऊं। और सारे नक्षत्र तथा तारागण उसी ज्वाला में जलने के कारण चमकते रहते हैं। वही लूक बन बनकर इस पृथ्वी पर टूटते रहते हैं। इनके गिरने से धरती स्थान स्थान पर जलती रहती है। इन लूकों से लगी दावाग्नि में जलकर पलाश या टेसू सदैव अंगारे के समान दहकता रहता है। बिरह सांस तस निकसे झारा, दही दही पर्वत होई अंगारा। भंवर पतंग जरे ओ नागा, कोयल भुजैल डोमा कागा। और उस
पक्षी के माध्यम से जैसी फिर वर्णन कर रहे हैं कि उसकी विरह, उसकी नागमती, उस नागमती के विरह से तप्त सांसों से ऐसी भयंकर ज्वाला निकल रही है कि उसमें जल जल कर पर्वत अंगारों के समान जलते मालूम पड़ते हैं। इसी ज्वाला में भ्रमर, पतंगे, सर्प, कोयल, भुजिल और पहाड़ी कौवे आदि सभी जलकर मानव काले हो गए हैं। वन पंखी सब जीव लेई उड़े, जल में गच दुखी होई बूढ़े। महू जरत तह निक्सा, समुद्र बुझायु आई, समुद्र पानी जरी खार भा, धुआं रहा जग छाई। और पक्षी राजा रतन सेन से कह रहा है कि उस रानी नागमती के विरह की ज्वाला से भयभीत हो उस वन में रहने वाले सारे पक्षी अपने प्राण बचा करके मानो भाग खड़े हुए हैं और समुद्र के सारे जल जंतु दुखी होकर के पानी के भीतर डूब गए हैं, यानी नागमती के विरह की ज्वाला से बचने के लिए। उन्हीं के समान, उन पक्षियों के समान ही मैं भी उस ज्वाला या उस विराग्नि से जलता हुआ वहाँ से भाग निकला और यहाँ समुद्र में आकर मैंने अपनी आग को बुझाया। जब मैंने अपने शरीर में लगी अग्नि को समुद्र में बुझाया तो इसका पानी जलकर खारा हो गया, यानी उस विराग्नि से समुद्र का पानी पहले जल गया और फिर वह खारा हो गया और उसका धुआं सारे संसार में छा गया। तो जायसी की ये जो शैली है ये वर्णनात्मकता को त्याग करके मुक्तक के समान संक्षिप्त, भावपूर्ण और संकेतात्मक है और यहाँ कवि ने ऊहात्मक वर्णन किया है। अगला पद देखें। राजे कहा रे सरग संदेशी, उतरी आऊ मोही मिलू रे विदेशी। पाए टेकी तो ही लायो हियरे, प्रेम संदेश कहऊ होई नियरे। कहा विहंगम जो बनवासी, कित गिरही तय होई उदासी। जेही तरिवर तर तुम अस कोऊ, कोकिल काग बराबर दोऊ। धरती मह विष चारा परा, हारिल जानी भूमि पर हरा। फिरों वियोगी डार ही डारा, करों चले कहें पंख संवारा। जिए के घड़ी घटती नीति जाही, सांझी जीव रहे दिन नाही। जो लही फिरों मुक्त होई, परों पींजर माह। जाऊं बेगी थल आपने, है जेही बीच निबाह। तो विद्यार्थियों, ये जो जायसी द्वारा रचित पद है इसमें उस संदेशवाहक पक्षी की बातों को राजा रतन सेन ने सुना और सुन करके वह राजा रतन सेन उस पक्षी से क्या कह रहे हैं उसी का वर्णन जायसी ने इस पद में किया है। इस पद में उस संदेशवाहक पक्षी की बातों को सुनकर के राजा रतन सेन अपने औत्सुक्य और जिज्ञासा को प्रकट करते हुए उस पक्षी से कह रहे हैं। राजे कहा रे सरग संदेशी, उतरी आऊ मोही मिलू रे विदेशी। पाए टेक तो ही लायो हीरे, प्रेम संदेश कहू होई नीरे। तो राजा रतन सेन उस संदेश लाने वाले पक्षी से कह रहे हैं कि हे स्वर्ग से उतरे या आकाश से उतर करके और आने वाले, आकाश से उतर करके स्वर्ग से उतरे या आकाश में स्थित देवदूत के समान है पक्षी, तुम नीचे उतराओ और मुझसे मिलो। मैं तेरे पैर छूकर तुझे हृदय से लगाऊंगा। तू मेरे पास आकर नागमती का संदेश कह।
कहा विहंगम जो वनवासी, कित गिरहि तय होई उदासी, जेहि तरीवर तर तुम अस कोऊ, कोकिल काग बराबर दो। तो राजा रतन सेन उससे कह रहे हैं कि तुम मेरे पास आकर के नागमती के संदेश को मुझे कहो। उस वन में वास करने वाले पक्षी ने उत्तर दिया कि तुम गृहस्थी से वैरागी क्यों और कैसे बन गए। जिस वृक्ष के नीचे तुम जैसा अर्थात तुम्हारे जैसा विश्वासघाती और शिकारी व्यक्ति हो, उसके लिए कोयल और कौवे में कोई अंतर नहीं रहता, अर्थात उसमें भले और बुरे की पहचान करने की विवेक बुद्धि नहीं होती। कहा विहंगम जो बनवासी, कित गिरहि ते होई उदासी, जेहि तरीवर तर तुम अस कोऊ, काकिल काग बराबर दोऊ, धरती में विष चारा परा, हारिल जानी भूमि पर हरा, फिरों वियोगी डार ही डारा, करों चले कहें पंख संवारा। और राजा रतन सेन जैसे ही उस पक्षी से आकाश से नीचे उतर करके और रानी नागमती का संदेश सुनने की इच्छा व्यक्त करते हैं, तो वह पक्षी राजा रतन सेन से कह रहा है कि तुम गृहस्थी से वैरागी या तुम गृहस्थी से वैराग्य धारण करने वाले कैसे बन गए और क्यों बन गए। जिस वृक्ष के नीचे तुम जैसा यानी तुम्हारे जैसा विश्वासघाती और शिकारी व्यक्ति हो, उसके लिए कोयल और कौवे में कोई अंतर नहीं रहता, यानी तुम अच्छे और बुरे के अंतर को नहीं समझते हो, यानी तुम में भले और बुरे की पहचान करने की विवेक बुद्धि नहीं है। भाव यह है कि तुम नागमती के साथ विश्वासघात कर चुके हो, तो मैं तुम्हारा विश्वास कर कैसे नीचे उतर आऊँ, यानी आप विश्वसनीय नहीं। तुम शिकारी ठहरे, कहीं मुझे मार कर खा जाओ या पकड़कर पिंजरे में बंद कर दो, तुम्हारा क्या भरोसा। धरती में विष चारा परा, हारिल जानी भूमि पर हरा, फिरों वियोगी डार ही डारा, करों चले कहें पंख संवारा। हारिल पक्षी ये जानता है कि बहेलिये धरती पर विष मिला हुआ चारा डाल पक्षियों को पकड़ लेते हैं, इसीलिए वह धरती पर बैठना छोड़ गया है। यानी हारिल पक्षी अब शिकारियों के डर से और उनके विश्वासघात की वजह से धरती पर नहीं बैठता है। इसी कारण मैं भी धरती के लिए वियोगी बना हुआ हूँ, अर्थात धरती पर उतरने की इच्छा तो करता हूँ, परंतु विश्वासघाती मनुष्यों के भय के कारण नीचे नहीं उतरता और डाल डाल ही घूमता रहता हूँ और सदैव उड़ जाने के लिए अपने पंखों को तैयार किए रहता हूँ। यानी संकट का जैसे ही मुझे आभास होता है तो मैं उड़ जाता हूँ। इस जीवन के क्षण प्रतिक्षण कम होते जा रहे हैं। जिए के घड़ी घटती नीति जाही, सांझ ही जीव रहे दिन नाही, जो लही फिरों मुकुत होई, परों ने पींजर माह, जाऊं बेगी थल आपने है जेही बीच निभा। और वह पक्षी राजा रतन सेन से कह रहा है कि इस जीवन के क्षण प्रतिक्षण कम होते जा रहे हैं, यानी जीवन पूरा होता जा रहा है और व्यक्ति निरंतर उसकी आयु बढ़ती जा रही है, लेकिन जीवन उसका कम होता जा रहा है। इस जीवन का क्या भरोसा कि संध्या तक तो है और दिन निकलने पर भी बना रहेगा या नहीं। यानी शाम को समय तो हम सो जाते हैं, लेकिन सुबह उठ पाएंगे या नहीं, इस बात का किसे पता। जो लही फिरों मुक्त होई, परों ने पिंजर माँ,
जाऊं बेगी थल आपने है जे ही बीच निभाए। तो पक्षी राजा रतन सेन से कह रहा है कि इसलिए जब तक मैं मुक्त अर्थात स्वच्छंद हूँ तब तक तो जानबूझकर पिंजरे के भीतर नहीं पड़ूंगा। मैं यहाँ से लौटकर शीघ्र ही अपने देश चला जाऊँगा, जहाँ पर रहकर ही मैं अपना निर्वाह कर सकता हूँ। वह पक्षी यहाँ संकेतात्मक भाषा के द्वारा ये कह रहा है कि मनुष्य का निर्वाह उसकी अपनी जन्मभूमि में ही होता है, विदेश में नहीं। इसलिए राजा रतन सेन को ये विदेश का वास त्याग करके अपने देश को लौट जाना चाहिए और अपनी प्रिय रानी नागमती के विरह को दूर कर देना चाहिए। यहाँ कवि ये भी कह रहा है कि मनुष्य का जीवन बहुत अस्थाई और क्षणिक है। क्षण बीत जाते हैं, वे लौट कर नहीं आते। इसलिए जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए।